हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी लॉ मिंटर इसरा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं इस अमेजिंग सीरीज में जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं। हमारी लगभग फंडामेंटल राइट्स ओवर हो गई हैं, यानी कि पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम शुरू करेंगे विद दी यूनियन एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सारी थ्योरी उसके पीछे। और उसके अलावा दोस्तों आपके लिए फंडामेंटल राइट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बार बार कोशिश करिएगा जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि दिमाग से निकलते टाइम नहीं लगेगा। और इसी के साथ आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि 2025 जो अपकमिंग ईयर है वो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहे, बहुत ही बढ़िया रहे और आप जो भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं वो ड्रीम स्टेट आपको मिले। इसी नोट पे आज का सेशन शुरू करेंगे। दोस्तों हम लेक्चर नंबर 10 की ओर आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। बेसिकली मैं आज आपको रिट्स के बारे में बताऊंगी। रिट्स को हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं जिस तरह से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम आंसर राइटिंग कर पाए। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसका जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, आर्टिकल 32 बेसिकली हम इसमें कवर करने वाले हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा है आप समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि 12 से लेके आप मान के चलिए जो हम लोगों ने 30 तक की देखा है, 12 से, या आप और स्पेसिफिक हो जाइए 14 से जो 30 तक की हमने फंडामेंटल राइट्स देखी हैं। हालांकि तो 12 से 35 तक की दी हैं, पूरा पार्ट 3 है, बट जो स्पेसिफिकली जो हमें राइट्स मिली हैं वो 14 से 30 में मिली हुई हैं। तो उन राइट्स की जब भी हम बात करते हैं तो उनका मैकेनिज्म, जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, कहाँ पे जाके हम उनको इन्फोर्स कराएंगे, वो हमें 32 में मिलता है। तो 32 हमें रेमेडीज के बारे में बताता है कि हमारी वो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दी हुई है, उनका रेमेडी हमें कहाँ पे मिलती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही इसके साथ साथ आप लोग अपनी बेयर एक्ट से आर्टिकल 32 ओपन कर लीजिएगा और आर्टिकल 226 भी एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन विदाउट एनी फर्दर एडू। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो आपको क्लियरली आ रही होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम देखने वाले हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को, ये प्रीलिम्स के, जीके के बहुत सारे स्टेट्स में पूछा गया ये सवाल है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कौन सी वो राइट है जिसको बोला था कि ये हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का, तो वो आर्टिकल 32 या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपके आर्टिकल 32 को आप अपनी बेयर एक्ट में भी दोस्तों ओपन कर लीजिएगा। 4 क्लॉजेस हैं। सबसे पहले क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये हमें एक यूनिक राइट देता है। कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 3, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट। द राइट टू मूव, हमें आर्टिकल 32 क्लॉज 1 से क्या मिलती है? राइट, कौन सी राइट मिलती है? द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट किस माध्यम से, किस वे से जाएंगे? बाय वे ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स किस लिए? फॉर दी इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ये गारंटीड है। आर्टिकल 32 क्लॉज 1 हमें एक गारंटी देता है। आर्टिकल 32 अपने में ही एक फंडामेंटल राइट है। जब आप उसके आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में डिफरेंस देखते हो तो कई बार कहा जाता है कि आर्टिकल 226 वाइड है। क्यों वाइड है वो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 32 यूनिक इसीलिए है क्योंकि याद रखिएगा ये पार्ट 3 का पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आर्टिकल 226 पार्ट 3 का पार्ट है? क्या आर्टिकल 226 में रिट जुरिस्डिक्शन में मूव करना क्या आपका फंडामेंटल राइट है? हालांकि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर यही होता है कि आप पहले निचली अदालत से स्टार्ट करिए, लोएस्ट ग्रेड की अदालत से स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं तो आप आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं और ये आपकी फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आई? तो क्लॉज 1 क्या कह रहा है? क्लॉज 1 ये कह रहा है कि इस आर्टिकल 32 से आपको क्या मिल रहा है?
आपको गारंटी करी जा रही है राइट, क्या काहे की राइट, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। क्यों? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, और ये चीज गारंटी कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस संविधान में गारंटी कर रहे हैं कि आपके पास ये राइट है। क्लॉज 2 पे आइए। क्लॉज 2 यहाँ पे रिट्स के बारे में बताता है, आपको क्लॉज 1 से रिट्स के बारे में नहीं पता लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में एक्सरसाइज करता है, आप जनरली बोल दोगे 32, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इट इज आर्टिकल 32 क्लॉज 2। तो सुप्रीम कोर्ट के पास काहे की पावर होगी? यहाँ पे पावर होगी डायरेक्शंस को। सुप्रीम कोर्ट ऐसे में डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है, या फिर ऑर्डर्स भी, वर्ड समझिए, ऑर्डर्स भी इशू कर सकता है, या फिर रिट्स भी इशू कर सकता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है रिट्स ही इशू करना? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है आर्टिकल 32 में डायरेक्शंस ही इशू करना? सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकता है, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स सब कुछ दिया है। अब रिट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, 5 तरीके के जादुई रिट्स हैं। जिस तरह से आप देखते हो ना मूवीज होती है, जैसे हैरी पॉटर एक जादुई मूवी है, उसमें बहुत सारे स्पेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैजिकल स्पेल्स हैं कि स्पेल दो तो जादू हो जाता है। उसी तरह से ये जादुई रिट्स है। इनको इस तरह से नहीं याद करिए कि आपको रटना है, आप इस तरह से याद करिए कि आपको उसको समझ के भी चलना है, राइट, कि आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जैसे रिट ऑफ मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। तो उन्होंने डिमार्केशन कर दिया, डिवीजन कर दिया। क्लॉज 2 में क्या पता लगता है? क्लॉज 2 में पता ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोई भी ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट इश्यू करने की, चाहे वो हेबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, प्रोहिबिशन हो, को वारंटो या सर्शियरी हो, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट। क्लॉज 1 में हमने क्या देखा? हमारे पास राइट है और वो राइट गारंटी करी जा रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। कैसे? बाय वे ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। क्लॉज 2 में क्या पता लग रहा है? क्लॉज 2 में पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर स्पेसिफिकली दी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट इश्यू कर सकता है जो कि अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ माय केस। समझ रहे हो? अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। क्लॉज 3 देखिए क्या कहता है। क्लॉज 3 कहता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आपने पावर आपने देख ली है, 226 में हाई कोर्ट की पावर है। तो क्लॉज 3 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉजेस 1 and 2। तो 1 and 2 की तो पावर है ही है सुप्रीम कोर्ट के पास। पार्लियामेंट चाहे कानून बना के, क्लॉज 3 कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे कानून बना सकती है और एम्पावर कर सकती है किसी अन्य कोर्ट को कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं विद इन अपने लोकल लिमिट्स के ऑल और एनी पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट क्लॉज 2 में एक्सरसाइज कर रहा है। जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास क्लॉज 2 में है, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इशू करने की, वो 5 टाइप्स की रिट्स वो कोई भी कोर्ट कर सकता है अपने लोकल लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन में, अगर पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाता है। तो यानी कि किसी निचली अदालत पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी किसी भी लोअर कोर्ट को, सुपीरियर कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट्स को, सॉरी इंफीरियर कोर्ट्स नहीं कहना है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी ये पावर दी जा सकती है। ठीक है, डन। क्लॉज 4 पे आइए। क्लॉज 4 कहता है द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 32 शैल नॉट बी सस्पेंडेड, ये सस्पेंड नहीं की जा सकती है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि संविधान में नहीं दिया गया। अगर संविधान कहता है कि आर्टिकल 32 भी सस्पेंडेड है तो सस्पेंड हो जाती है। क्या इमरजेंसी के टाइम पे, आपकी पूरी, मुझे ये सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए दोस्तों, क्या इमरजेंसी के टाइम पे आपका पूरा पार्ट 3, हम जानते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंडेड नहीं होता है, आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन में चला जाता है। माय क्वेश्चन इज व्हेन इमरजेंसी इज बीन imposed in the country, whether entire part 3rd is suspended except 2021 or article 32 is suspended? What do you think? You have to answer it. ठीक है, चलिए अभी इमरजेंसी हम लोग देखेंगे, उसमें क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग में दौड़ाया करिए। क्लॉज 4 देख लिया,
पहले क्लॉज में हमने क्या देखा, हमें गारंटी किया गया है, हमारे पास राइट है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। क्लॉज 2 में हमने रिट्स के टाइप देखी। क्लॉज 3 में हमने देखा कि पार्लियामेंट की पावर है, भाई पार्लियामेंट चाहे तो किसी अन्य कोर्ट को भी पावर दे सकती है, वो पावर जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में एक्सरसाइज करता है। क्लॉज 4 में दिया गया है कि जब तक कि संविधान नहीं कहता है तब तक कि इस पर्टिकुलर राइट को, जो राइट हमें आर्टिकल 32 में मिली हुई है, उसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्लियर? अब आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब आगे आइए। तो आपके जब भी मेंस आंसर राइटिंग होगा, ये आर्टिकल 32 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या ओबी जस्ट एबी रेमेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आर्टिकल 32 का लिंकेज आपसे पूछा जाएगा, तो ये जरूर लिखिएगा, ये इंट्रो में आपके जरूर होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो कहा है। और मैक्सिम का मतलब, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, अ राइट विदाउट रेमेडी इज मीनिंगलेस। फंडामेंटल राइट्स खोखली हैं अगर उनका एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को नाम करूं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण है, एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी, मतलब पार्ट 3 को नहीं कहा उन्होंने कहा पूरा संविधान नल हो जाएगा अगर ये आर्टिकल ना हो। I could not refer to any other article except this one. It is the very soul of the constitution and the very heart of it, and the very heart of it. ठीक है, आगे आ जाइए। ये आपके इंट्रो में प्लीज आई रिक्वेस्ट सबके होना चाहिए। फिर आगे आ जाइए, रिट जुरिस्डिक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि ये कोर्ट के पास ये पावर होती है। रिट जुरिस्डिक्शन हमने इंग्लैंड के किंग्स बेंच से कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया। रिट का मतलब है कि एक ऑर्डर लिखना, किसी चीज को डॉक्यूमेंट करना। सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट्स इशू कर सकता है, 7 फंडामेंटल राइट्स के लिए, 7वीं अब रही नहीं, आपकी राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई। हाई कोर्ट जो है, बट हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट्स या किसी अन्य लीगल राइट के लिए अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो है, अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो है वो किसी और कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है, तो हाई कोर्ट चाहे तो वो कर सकता है आपका रिट इशू, या किसी अन्य लीगल राइट के लिए भी कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकता है। इस एस्पेक्ट में हाई कोर्ट की पावर थोड़ी सी वाइड हो जाती है। आगे आइए। अब सवाल ये उठता है, मैंने अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स पे जोर इसीलिए दिया था क्योंकि यूपी में, बिहार में, एमपी में और अन्य स्टेट्स में जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है तो वो ये जरूर पूछते हैं कि ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे, अभी तक की आपने देख लिए होंगे, मैंने आपको एक किताब रेफर करी है, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ टू क्रैक जुडिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें मैंने कुछ किताबों का रेफरेंस दिया हुआ है, आप प्लीज उन किताबों को एक बार जरूर देखिएगा। और मैंने उसमें एक मेंस के लिए किताब बताई है जिसमें सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज में टॉपिक वाइज अब उन्होंने क्या किया, टॉपिक दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 32, तो उन्होंने आर्टिकल 32 के हेडिंग के अंदर जिस भी स्टेट में मेंस में क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, वो किताब मेंस में जिस भी स्टेट में उससे रिलेटेड जिस भी एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने पूरा एनलिस्ट कर दिया, चाहे 20 पन्ने में हो चाहे 50 पन्ने में, आपको देखना तो है ही है, तो देखिएगा जरूर उसको। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग हैज रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स व्हिच मे बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट क्या, अगर मुझसे अगर पूछोगे कि मैम अप्रोप्रिएट क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग जो सही है, जो कि जिसमें एक बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम मैं लेके जा रही हूं और जो सोल्यूशन दिया जा रहा है, एक कनेक्शन होना चाहिए ना, एक नेक्सस होना चाहिए दोनों के बीच में। अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग हैज रेफरेंस टू प्रोसीडिंग्स व्हिच मे बी अप्रोप्रिएट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ ऑर्डर। जो डिमांड करा, जो क्लेम किया जा रहा है और जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट इश्यू करी जा रही है, व्हिच द पिटिशनर सीक्स टू ऑब्टेन फ्रॉम दिस कोर्ट, उसके रिगार्ड में यहां पे अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की बात करी गई है। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोसीडिंग वुड डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर रिलाई करेगी, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर रिट और ऑर्डर
मैं जाऊंगी, मैं कहूंगी माय लॉर्ड मुझे हेबियस कॉर्पस की रिट के लिए मैंने एक प्ली फाइल करी, एक पिटिशन फाइल करी, एक रिट की डिमांड करी है। अब कोर्ट मैंडेमस ग्रांट कर रहा है। आप बताओ क्या ये मैं तो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग में मूव की हूं, क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट है हेबियस कॉर्पस की डिमांड पे मैंडेमस इशू करना? तो अप्रोप्रिएट हमारे लिए भी बोला है कि जब हम मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट तो हम अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के माध्यम से मूव करेंगे, और कोर्ट के लिए भी बोला गया है कि भाई जो भी रेट अप्रोप्रिएट होगी, आप अपनी दिमाग का यूज करिए ना, आप जज हैं, आप बताओ क्या अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएटनेस क्लेम और नेचर ऑफ ऑर्डर रेट या इशू डायरेक्शन, particular order which he claims, and in that sense the right has been conferred on the citizens to move this court by appropriate proceedings। इस सेंस में हमने यहाँ पे उनको ये राइट दिया है कि आप appropriate proceedings के माध्यम से आप जाओगे, आप देखोगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, बिना कुछ बताए, बिना ग्राउंड्स बताए, बिना 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए हमें अरेस्ट कर लिया है, तो हम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे माय लॉर्ड मेरा इलीगल डिटेंशन हुआ है। इलीगल डिटेंशन के मामले में कौन सी रेट इशू करी, मतलब कौन सी रेट डिमांड करी जाएगी, क्लेम करी जाएगी? हेबियस कॉर्पस। तो वही आप डिमांड करेंगे। यही है अपने केस को देख के अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसीड करना कोर्ट बाय फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। आई होप यू गेट माय पॉइंट। आगे आइए, यही दरियाओं के केस में इन्होंने एक्सप्लेन किया। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एक बार देख लीजिए दोस्तों। पिटिशन मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई आर्टिकल 32 में, क्या रेस जुडिकाटा उस पर एप्लीकेबल होता है? रेस जुडिकाटा कब? जब रेस जुडिकाटा का मतलब समझते हो ना? रेस जुडिकाटा का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोर्ट में एक मामला आया और उसको मैंने डिसाइड कर दिया, अब सेम इशू पे आप किसी अन्य कोर्ट जा रहे हो या मेरी ही कोर्ट आ रहे हो उसी मामले को डिसाइड करने के लिए जिसके ऊपर ऑलरेडी एक कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया है, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा का बार लग जाता है, रोक लग जाती है कि अब इसके ऊपर रेस जुडिकाटा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है आर्टिकल 32 के अंदर बिटवीन टू पार्टीज, सेम क्वेश्चन उसको अगर आप रीओपन करने की बात करोगे सेम पार्टीज में आर्टिकल 32 के अंदर, ये चीज सही नहीं होगी। द सेम विल बी द पोजीशन अगर कोई मैटर हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया आर्टिकल 226 के अंदर, तो आप कोई फ्रेश पिटिशन जो है आर्टिकल 32 में फाइल नहीं कर सकते हो। ये रेस जुडिकाटा वहां पे अप्लाई हो जाए, रूल्स ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होते हैं। ठीक, दरियाओं का केस था जिसके अंदर देखिए क्या कहा गया। द रिस्पोंडेंट्स ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट द मेंटेनेबिलिटी ऑफ 6 रिट पिटिशंस। आर्टिकल 32 में 6 रिट पिटिशंस फाइल करी गई थी। ऑन द ग्राउंड इन ईच वन ऑफ देम द पिटिशनर्स had moved the Supreme Court for similar writs on the same facts and the High Court had rejected them। Supreme Court ने क्या कहा? The writs were barred by the rule of res judicata, और अब यहाँ पे इनको हम एंटरटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था हाई कोर्ट ने। समझ रहे हो आप? आगे आइए। अब उसके बाद एक लैचेस से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक बताना चाहती हूँ। त्रिलोकी चंद मोतीचंद वर्सेस HB मुंशी 1970 सुप्रीम कोर्ट का केस है, और इसमें 2 बड़े सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये टाइम लिमिट से रिलेटेड है, लैचेस रिगार्डिंग टू टाइम, है ना, डिले। तो पहला क्वेश्चन था, कैन एनी टाइम लिमिट बी इम्पोज्ड और फाइलिंग पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32? क्या कोई लिमिट हो सकती है? साल भर में ले आओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई वायलेशन हुआ है, 2 साल में ले आओ, 3 साल में ले आओ, 4 साल में ले आओ, 10 साल में ले आओ, 20 साल में ले आओ, क्या कोई लिमिट है? और दूसरी चीज, वेदर द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज टू द फैक्ट्स ऑफ अ केस। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बेस्ड स्टेटमेंट है, आप देखिएगा इसको। हुआ क्या 1968 में, ये भी एक केस ही है दोस्तों, एक तरह की केस स्टडी है। 1968 में पिटिशनर फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग द ऑर्डर मेकिंग डिमांड्स ऑन हिम फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट से रिलेटेड डिमांड करी गई थी। कहा कि आप इसको क्वॉश कर दीजिए क्योंकि ये इशू करी गई है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर। ठीक है, पिटिशन वाज अपोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले इन अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। अब पिटिशन को ऑपोजिट पार्टी ने रिजेक्ट इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट में करा, कहा ये बहुत ज्यादा लेट आए हैं, बहुत ज्यादा डिले हो गया। इट वाज आल्सो नॉट अ पिटिशन और एन एप्लीकेशन टू विच द लिमिटेशन एक्ट वाज अप्लाइड, ये भी ऑपोजिशन ने कहा। हाउएवर
party aggrieved must move to the court as the earliest possible time and explain satisfactorily all semblance of delay. आप कोर्ट में जाओगे, देखिए कोर्ट भी ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम सख्त हो जाता है, पत्थर हो जाता है, नहीं, कोर्ट इज लाइक नारियल, ऊपर से सख्त है अंदर से नर्म है। आप बताओगे प्रॉब्लम तो वो उस चीज को समझेंगे, जेन्युइन चीजें जो है समझी जाती हैं कोर्ट में। बट आपको बताना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ, मेरी बेटी का एग्जाम था, मेरी टांग टूट गई थी, बारिश बहुत थी, वेदर बहुत खराब था, निकलने का कोई सिचुएशन नहीं था, बर्फबारी हो रही थी, बमबारी हो रही थी, जो भी बताना है बताओ। नो पीरियड कैन बी इंडिकेटेड ब्रिंगिंग द एक्शन। हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपको इतने समय में आना ही आना है। देयर इज नो लोअर और अपर लिमिट। सब्सिक्वेंटली doctrine of lashes has been applied by the court in dismissing petitions on the grounds of unreasonable delay. हम कोई लिमिट नहीं बता सकते कि आपको इतने समय में पिटिशन फाइल करनी ही करनी है आर्टिकल 32 के अंदर, लेकिन हम ये भी नहीं, अब आप बैठे हो, आपको पता है कि आपकी राइट वायलेट हुई है और आपके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, SC/ST एक्ट का उल्लंघन हुआ है, उसके बाद भी अगर आप 10 साल बैठे हो तो कोर्ट तो कहेगा ही ना अनरीजनेबल डिले है। ये तो क्या रीजन क्या है आपके डिले का? अगर कोई रीजन निकल के नहीं आ रहा है तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, जो कॉमन सेंस भी इस चीज को कहता है। आगे आइए। अब उसके बाद हम सब जानते हैं दोस्तों, देयर इज अ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है कि कोर्ट में कौन पिटिशन फाइल कर रहा है, कौन अग्रीव्ड पार्टी है, इससे रिलेटेड एक सेट रूल्स है। ट्रेडिशनली क्या होता है, एक पिटिशन जो है, जो सफरर है, जो इंजर्ड पार्टी है, वही फाइल कर सकता है। भाई मेरी राइट वायलेट हुई है, मैं अग्रीव्ड पार्टी हूं, मैं ही पिटिशन फाइल कर पाऊंगी। लेकिन कई बार पावर्टी के चलते, गरीबी की वजह से, भाई आप जानते हो ना समाज में बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं कि कोर्ट कोई है भी जो मेरे लिए काम कर रही है, या हमें न्याय देने के लिए कोर्ट का गठन किया गया है, जज साहब बैठे हैं जो मेरी बात की सुनवाई होगी, हमें न्याय मिल सकता है। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोग हैं ऐसे, वो तो हम आप है ना जो हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं चीजों को। तो गरीबी के चलते, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है लोगों में, स्पेशली रूरल एरियाज की जब हम बात करते हैं, तो इसके चलते जो रूल है लोकस स्टैंडाई का रूल ये कहता है कि मैं अग्रीव्ड हूं, मैं ही जाऊंगी ना, या मेरा वकील जाएगा मेरे बिहाफ पे, कहेगा कि मैं लॉर्ड मुझे ये चाहिए, बेल चाहिए, ये चाहिए, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं जहां पे वाकई इनजस्टिस हुआ है और अग्रीव्ड पार्टी गरीब है, बिकॉज ऑफ पावर्टी, बिकॉज ऑफ टाइट पॉकेट्स, वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो कोर्ट के इतने स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं, तो ऐसे में ये लोकस स्टैंडाई का जो रूल है उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। जो स्ट्रिक्ट रूल है लोकस स्टैंडाई का, इट हैज बीन रिलैक्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु इज अग्रीव्ड इज पुअर। और इसके चलते कोई भी रिलेटिव, कोई भी उसका दोस्त, कोई भी एडवोकेट, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, यहीं से तो निकल के आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, बहुत सारी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी हुई है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, तभी तो उसके बाद हमने देखा विशाखा का केस आता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यही तो केस था ना। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो स्पेसिफिकली लोगों के काम के लिए चलती हैं। तो अगर वो वहां पे अप्रोच करता है और वो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कोर्ट जाके उसके बिहाफ पे सूट फाइल करता है, या उसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं जिनके बिहाफ पे सूट फाइल कर रहा है, केस लड़ रहा है, तो उसके मामले में लोकस स्टैंडाई का रूल रिलैक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसी को कहा जाता है, या सोशल एक्शन लिटिगेशन, और इस ट्रेडिशनल रूल को रिलैक्स कर दिया है। अब जस्टिस भगवती ने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क केस है, देखिए इससे रिलेटेड में बहुत सारे केसेस आपको दे सकती हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही याद रखना। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ, जस्टिस PN भगवती ने क्या कहा, अलाउइंग अमंग अदर्स पिटिशंस ऑफ लॉयर्स अगेंस्ट अ सर्कुलर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक सर्कुलर जारी किया था फॉर द वायलेशन ऑफ और थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इस केस में पूरा मामला था, SP गुप्ता के केस में जस्टिस PN भगवती ने क्या कहा, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन मेंटेन
एन एक्शन फॉर जुडिशियल रिड्रेस, यानी कि जुडिशियल रेमेडी पाने के लिए एक एक्शन मेंटेन कर सकता है। फॉर पब्लिक इंजरी अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी, कि पब्लिक की कोई ड्यूटी थी और उन्होंने वो नहीं किया, और फ्रॉम वायलेशन टू ऑफ सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन or the law and seek enforcement of such public duty and observance of such constitutional or legal provision। ये प्योरली आपके राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उठा के लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या कहा था उन्होंने। आगे आ जाइए। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, मैंने आपको बता दिया था, इसको आप रीड कर लीजिएगा, बेयर एक्ट से भी रीड कर लीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वैसे आर्टिकल 226 क्लॉज 1 में यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर है, वो रिट इशू कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, किसी लीगल राइट के लिए, किसी अदर पर्पस के लिए भी कर सकता है। हाई कोर्ट की पावर जो आर्टिकल 226 के अंदर है, ये देखिए, ये वाइड है देन दोस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ किंग्स बेंच इन यूके। फॉर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकता है नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बट अगेंस्ट एनी पर्सन या कोई बॉडी जो कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स other than prerogative writs। It means that the founding fathers placed the relief for meeting the complicated requirements of our country। समझ में आ रहा है, उस टाइम पे हमारी कंट्री की जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करने के लिए हाई कोर्ट को ये पावर हमने दी आर्टिकल 226 के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं वो 5 रिट्स की। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से बता रही हूँ, 5 रिट्स। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ सर्चुररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। एक एक शब्द मैं आपको बता देती हूं, पहले इजी वे में आपको चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम हेबियस कॉर्पस पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर यू गाइज मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, बट एक बेसिक चीज आपके दिमाग में हमेशा सेटल्ड होनी चाहिए ताकि आप एक आंसर राइटिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो हेबियस कॉर्पस की रिट क्या होती है? हेबियस कॉर्पस की रिट वो रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ग्रांट करता है उस पर्सन के रिलीफ के लिए, कि उसको रिलीफ कह रही हो, रिलीज के लिए, जिसको इलीगली डिटेन किया गया है। अब मान के चलो आपको इलीगली डिटेन किया गया है, जैसे आर्टिकल 22 का ही उल्लंघन हो गया। आप मान के चलिए बढ़िया आपने दुकान पे खड़े हुए कुछ चाय वाय पी रहे हैं आप, पुलिस आई आपको उठा ले गई, आप पूछते रह गए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आप पूछते रह गए मेरे पास वकील है या नहीं है, आप कहते रह गए मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो, नहीं, आपकी मार पिटाई चल रही है। अब आप क्या करोगे? आप तो जेल में हो, आपके बिहाफ पे कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, आपका दोस्त है, आपका परिवारजन है, वो कोर्ट में क्या करेंगे? एक हेबियस कॉर्पस की रिट क्लेम करने के लिए या एक हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करेंगे। कोर्ट आपके मामले को देखेगा, कोर्ट कहेगा उस पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाए जिसने अरेस्ट किया है, उससे पूछा जाएगा क्या भाई ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए, पूछे गए थे भाई इस आदमी से ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इसको बताए गए थे कि इसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या आपके पास एक अरेस्ट वारंट था, किस मामले में आपने इनको पकड़ा है, क्यों आपने इनकी मार पिटाई करी, सारी बातें पूछी जाएंगी। क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स को क्या कॉन्स्टिट्यूशनली अरेस्ट किया गया है, क्या ये लीगल डिटेंशन है या इलीगल डिटेंशन। भैया प्रूव ही नहीं हो पाया कि ये लीगल डिटेंशन था, इलीगल डिटेंशन यहाँ पे प्रूव हो गया, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस पर्सन को जिसको इलीगली डिटेन किया गया था उस दुकान से, उसको रिलीज कर देंगे। ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के अंदर कोर्ट कर सकता है। अब याद रखिएगा कि हर एक रिट का अपना एक पर्पस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेबियस कॉर्पस का जो पर्पस है टू हैव द बॉडी ऑफ द पर्सन हु हैज बीन इलीगली डिटेन्ड। आप आइए, आप पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाएगा, बताइए आपने कैसे इनको अरेस्ट किया, सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी, भैया ये साबित हो गया कि इलीगल डिटेन है तो भैया उसको रिलीज कर दीजिए। तो पर्पस, हर एक रिट का अपना अपना पर्पस है। जैसे हेबियस कॉर्पस का पर्पस है क्या? आईडी, इलीगल डिटेंशन होता है। आइए इसको देखते हैं। हेबियस कॉर्पस इज अ लैटिन टर्म जिसका लिटरल मतलब होता है यू मे हैव दी बॉडी। रिट इशू किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन अ पर्सन बाय होम अनदर पर्सन इज डिटेन्ड। मैंने आपको बताया कि मान के चलिए एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसने मान के चलिए डिटेन किया राहुल को, तो एक्स को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा भाई क्या क्या किया आपने, कैसे इनको अरेस्ट किया, तो उसको बुलाया जाएगा और साथ ही ये प्रूव हो गया कि इलीगली डिटेन है, तो एंड टू लेट द कोर्ट नो अथॉरिटी
he has detained that person, by which authority you have detained that person, is detained to bring that person before the court and to let the court know authority he has detained that person. ये सबसे पुरानी रिट है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओल्डेस्ट रिट. इसका पर्पस होता है इमीडिएट रेमेडी, क्विक एंड इमीडिएट रिलीफ अगर आपको पाना होता है फॉर इलीगल डिटेंशन. अनलॉफुली किसी को डिटेन किया गया है, चाहे वो प्रिजन में हो चाहे किसी और अदर डिटेंशन के मामले में, इनको यहाँ पे ये रिलीफ दी जाती है. अच्छा, कई बार प्राइवेट कस्टडी में भी हेबियस कॉर्पस का रिट इशू किया जाता है. ठीक है, क्लियर हो गया. आगे आइए. फिर उसके बाद हेबियस कॉर्पस का रिट मैंने आपको बताया, या तो वो पर्सन जिसको इलीगली डिटेन किया गया है वो कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकता है, या फिर उसका दोस्त, उसकी फैमिली, कोई भी पर्सन, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो जेल में तो वो कैसे फाइल करेगा पिटिशन, है ना, तो वो कैसे अप्लाई करेगा. तो डिटेन पर्सन अगर इनकेपेबल है तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो है वो फाइल कर सकता है. प्रिजनर नहीं है, पर्सन है. फिर उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है और उसको कहते हैं दोस्तों एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन. एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन, इस जुरिस्डिक्शन में कोई भी लेटर, कोई भी पोस्ट कार्ड, किसी भी चीज को पिटिशन की तरह ट्रीट कर लिया जाता है. इन एन एप्लीकेशन फॉर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कोर्ट स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करते. इवन अ पोस्ट कार्ड रिटन बाय अ डेटिन्यू फ्रॉम जेल, वो भी सफिशिएंट होगा डिटेंशन की लीगैलिटी को चेक करने के लिए. कोर्ट लीगैलिटी चेक करता है. अगर डिटेंशन लीगल है तब तो कोई बात नहीं है, इलीगल है तभी पकड़ा जाता है वो पुलिस ऑफिसर. अब आप ये बोलोगे मैम पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई पनिशमेंट मिलती है, उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, वो एक अलग सिचुएशन है, वो एक अलग केस है. जनरली हम पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे, भाई क्यों आपने अरेस्ट किया, उसको बुलाइए उस आदमी को जिसको आपने अरेस्ट किया और उसको रिलीज कर दीजिए. इमीडिएट रिलीफ होती है ये. अब कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लाई करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिटेंशन किसी अथॉरिटी ने किया है किसी बैड इंटेंशन से, कोई लीगल पर्पस ही नहीं है आपका, आपको बदले लेने हैं, आप इसलिए किसी को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या किसी अन्य पर्पस के लिए. इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड, उसको फॉर एग्जाम्पल मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रोड्यूस किया 24 आवर्स के अंदर, तो फिर उसको रिलीज किया जा सकता है. ठीक है. फिर उसके बाद मान के चलिए किसी कानून में डिटेंशन के लिए बोला गया, XYZ कोई कानून है कि आप इसके अंदर किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हो और कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी. अगर लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, अगर वो कानून ही चेंज कर रिपील कर दिया गया है या उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब आपका डिटेंशन भी अनलॉफुल हो जाएगा. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लाई करती है. अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी. यहाँ पे एक केस है दोस्तों, एक्चुअली कानू सान्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का. इस केस में कोर्ट ने यहाँ पे कहा, सुप्रीम कोर्ट में, कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32, मान के चलिए जब बात होती है द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द डेटेन्यू बिफोर द कोर्ट. अब इस केस में कहा गया कि जरूरी नहीं है कि डेटेन्यू को आप पेश ही करिए. इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ रिट पिटिशन. जनरल रूल इज दैट एन एप्लीकेशन फॉर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी मेड बाय अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन्ड. दिस रूल इज रिलैक्स्ड इन दी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो लोकस स्टैंडाई का रूल है. इस पॉइंट पे भी बोला था, द रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई. ठीक है. अब ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जब हम उस पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं तो उसको बुलाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके बिना भी उसकी रिट को या पिटिशन को हियर किया जा सकता है और उसके ऊपर फैसला भी सुनाया जा सकता है. ठीक है. आगे आइए. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके देख लीजिए. ये तो मैंने आपको बता दिया. अ फ्रेंड और रिलेटिव और एन एडवोकेट ऑफ द डेटेन्यू मे ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन फॉर हेबियस कॉर्पस. The court does not insist on strict rules of pleading. कोर्ट निर्भर नहीं रहता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्लीडिंग कैसे होगी, सारे रूल्स को फॉलो किया जाए. ठीक है. BOP से रिलेटेड यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड, कि किसके ऊपर प्रूव करने का जो बर्डन है वो लाई करता है, उसके ऊपर भी ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता है. कोर्ट खुद ही डिटरमाइन कर लेता है पूछताछ करने पे पुलिस ऑफिसर से. द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस वुड लाई इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी अनलॉफुल या इलीगल.
जब डिटेंशन इलीगल है तभी रिट ऑफ एबियस कॉर्पस जो है वो लाई करेगी, सुनवाई होगी, वरना डिसमिस हो जाएगा। इट वुड लाई इफ द पावर ऑफ डिटेंशन वेस्टेड इन द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज मैलिफाइड, या किसी अल्टीरियर पर्पस के लिए आपकी नीयत ही खराब थी, आपका एम ऑब्जेक्ट उसको अरेस्ट करने का कुछ गलत था। द डिटेंशन वुड बी जस्टिफाइड, डिटेंशन सही होगा अगर उसको प्रोसीजर जो कि लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, यानी कि कानून के द्वारा किया गया है, उसके पास स्टैट्यूटरी, देखिए टॉर्ट में भी हम पढ़ते हैं, डिफेंस हो जाता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अगर है, हमारे पास सही अरेस्ट वारंट है, और अगर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, आप समझ लो, या पीडी लॉस के अंदर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 22 के वो पावर्स हमें मिलेंगे, वो राइट्स हमें मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अगर डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिटेंशन जो है अनलॉफुल है, जब अरेस्ट किया गया था, लेकिन जब फैसला आया रिट पे, तब तक की डिसीजन, तब तक की अरेस्ट लॉफुल हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जब अरेस्ट करने के लिए गए, तब तक कि आपने फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके खिलाफ जो भी सबूत थे वो इकट्ठा नहीं हो पाए थे, तो उनके पास कुछ वैलिड ग्राउंड तो थे नहीं आपको अरेस्ट करने के लिए। ये एविडेंस के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वैलिड ग्राउंड थे नहीं। उसके बाद बरामद हो गए, बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे जो आपके घर से बरामद हुए, तो उस टाइम पे डिटेंशन अनलॉफुल था। लेकिन जब आपका रिट का सुनवाई हो रही है, जब आपने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल किया, तब तक की बरामदगी हो गई, तो अब आपके पिटिशन को डिसमिस किया जा सकता है, रिफ्यूज किया जा सकता है रिट पिटिशन, क्योंकि अब तो आपका मामला पूरी तरह से बन रहा है आपके खिलाफ। आगे आइए, द कोर्ट डज नॉट इंसिस्ट ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स, ये मैंने आपको बता दिया। हेबियस कॉर्पस में बी इशूड फॉर इंक्वायरिंग कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम फॉर कस्टडी ऑफ एन इन्फेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। होता क्या है, अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। एक्चुअली जब हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है, तो देखिए हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट बहुत सारी चीजें कहता है, 7 साल तक इसके पास रहेगा, 7 साल के बाद इसके पास रहेगा। लेकिन कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ना तो माँ ना तो बाप दोनों ही ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट को लगता है नाना जी ठीक है इसकी फ्यूचर के लिए, बच्चे का फ्यूचर पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है, ये लॉ भी कहता है। और कोर्ट्स ने भी आए दिन केसेस में ये कहा है कि बच्चे का फ्यूचर पैरामाउंट कंसिडरेशन है। तो कई बार पिटिशन फाइल किए जाते हैं, जैसे अगर कस्टडी माँ के पास है तो हस्बैंड फाइल करता है, या अगर नानी जी के पास कस्टडी है तो माँ फाइल करती है कि इनका जो हेबियस कॉर्पस का पिटिशन फाइल किया जाता है कि ये इलीगली डिटेन किया हुआ है, मेरे बच्चे को रखा हुआ है। तो कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करने के लिए, ऐसे केसेस को डिसाइड करने के लिए भी पिटिशन को सुनता है कोर्ट, चाहे तो रिजेक्ट कर ले चाहे तो अलाउ कर ले, सुनवाई कर ले, कोर्ट के ऊपर है। बट ऐसे मामलों में भी हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल करी जाती है, याद रखिएगा इस चीज को। द कोर्ट में ग्रांट एंड इंटरिम बेल भी ग्रांट करी जा सकती है वाइल डीलिंग विद द हेबियस कॉर्पस पिटिशन। आगे आ जाइए, अब हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट की। रिट ऑफ मैंडेमस वैसे जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा टेक्निकल लगता है, मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने वकालत करी, आपने LLB करा, और उसके बाद आपको लगता है कि यार कुछ साइड बिजनेस होना चाहिए मेरा, कुछ तो बढ़िया होना चाहिए। तो आपने सोचा कि यार मैं मोमोज के लिए एक शॉप खोलता हूँ, या कोई बिजनेस करता हूँ, या कुछ चाइनीज, इंडियन चाइनीज स्ट्रीट फूड के लिए कुछ करता हूँ, बट उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। उस पर्टिकुलर रोड पे जहाँ पे आप लगाना चाहते हो, तो वहाँ पे कुछ लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, सरकारी अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा फॉर दी ऑल दी फॉर्मेलिटीज। तो फॉर एग्जाम्पल आप गए, अब यहाँ पे आर्टिकल 19(1)G है आपके पास कि आप कोई भी ट्रेड प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हो, ठीक है। 19(1)G हमारे पास है। वहीं पे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, जो लाइसेंस ग्रांट करती है, उसकी ड्यूटी है भाई, उसकी ड्यूटी है ना कि कोई भी अगर बंदा आ रहा है जिसको ऐसा कोई बिजनेस, कोई ट्रेड या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन करना है जो वो करना चाह रहा है अंडर दी लॉ, लॉफुली करना चाह रहा है। मोमोज के लिए क्या बुराई है? अब कोई चाइनीज आदमी थोड़ा ना आके बोलेगा कि ये क्यों लगा रहे हैं, भाई सब जानते हैं इंडियन चाइनीज होता है, इंडो चाइनीज फूड होता है, तो वो भी लीगल, सब कुछ लीगल है। अब अगर आप लाइसेंस के लिए गए हैं, और अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसकी एक ड्यूटी है, पब्लिक वर्ड ऐड किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी ऑफिसेस, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर्स को, सर्वेंट्स को, पब्लिक ऑफिसर्स को यहाँ पे काउंट किया जाता है मैंडेमस के अंदर। हम रिट ऑफ मैंडेमस की बात कर रहे हैं।
जिसकी पब्लिक ऑफिस है, जिसकी पब्लिक ड्यूटी है और मेरी पब्लिक राइट है, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की पब्लिक ड्यूटी है कि वो लाइसेंसेस ग्रांट करे। अब हम गए उसके पास, हम गए, उन्होंने कहा काउंटर 3 पे जाइए, हम काउंटर 3 पे गए, उन्होंने कहा 5 पे जाइए, उन्होंने कहा 7 पे जाइए, उन्होंने कहा 8 पे जाइए, उन्होंने कहा 10 पे जाइए। मैं ऐसे ही चक्करगिन्नी बन गई, काउंटर 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 काउंटर, मुझे लाइसेंस ही ग्रांट नहीं किया जा रहा है। उनका काम है ना ये करना, उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में मैं चाहूं तो मैं एक रिट ऑफ मैंडेमस के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकती हूँ, एक केस फाइल कर सकती हूँ, और कोर्ट चाहे देखेगा सारी चीजें कि कोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन की और मेरी एक राइट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये दोनों चीजें जब होती हैं, ये दोनों चीजों का जब प्रेजेंस होता है तो कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर देता है, ग्रांट कर देता है। समझ में आया? दिस वॉज अ वेरी लिटिल स्मॉल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा बहुत सारे केसेस आते हैं। अब मैंडेमस का लिटरल मतलब क्या होता है? कोर्ट कहता है, जब रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है, ग्रांट करता है, कहता है वी कमांड, वी ऑर्डर। क्या हमने क्या देखा? मेरी राइट थी ना मोमोज का बिजनेस करने की और उनकी ड्यूटी थी, तो कोर्ट उनसे कहता है, कोर्ट उनको कमांड करता है, उनको ऑर्डर करता है कि तुम्हारी ड्यूटी तुम सही से नहीं कर रहे हो, उनको लाइसेंस ग्रांट करो टू डू द वर्क। और कई बार ऐसा होता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी बड़े फर्जी लफाजी में खूब सर्टिफिकेट लाइसेंस ग्रांट कर रही हैं, तो ये बात भी अगर कोर्ट पहुंचेगी, अब ये पब्लिक ड्यूटी है आपकी, बट आप उसका मतलब खराब यूज कर रहे हो, आप उसका गलत वे यूज कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा? कोर्ट कहेगा डू नॉट डू, नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू, मैंडेमस दोनों मामलों में ग्रांट करा जाता है, इशू करा जाता है। टू डू और नॉट टू डू विच इज हिज पब्लिक ड्यूटी और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। आप क्या कर रहे हो? आप लाइसेंस ग्रांट ही नहीं कर रहे हो, अपना काम आप कह रहे हो काउंटर 3 पे जाओ, काउंटर 5 पे जाओ, और फिर या फिर आप ये कर रहे हो कि सबको बुला रहे हो, आओ मेरे ही काउंटर पे आओ, मेरे ही काउंटर पे आओ, और आप फेक सर्टिफिकेट्स भी बना रहे हो। आप देख रहे हो कोई बिजनेस नहीं है, उसके बाद भी आप उनको बिजनेस का एक सर्टिफिकेट दे रहे हो, लाइसेंस ग्रांट कर रहे हो, तो ये फ्रॉड भी अगर आप कर रहे हो तो भी कोर्ट आपको रोक देगा। रिट ऑफ मैंडेमस यहाँ पे इशू किया जाएगा। अब मैंडेमस वो ऑर्डर है जो कि एक सुपीरियर कोर्ट कमांड करता है, किसी भी पर्सन को कर सकता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को भी कर सकता है। ज्यादातर पब्लिक अथॉरिटीज के मैटर्स में ही होता है, जिसके अंदर सरकारी लोग आते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस आती हैं, ट्रिब्यूनल्स आते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, पब्लिक ड्यूटी या स्टैट्यूटरी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहते हो कि यार प्रेसिडेंट जो है वो नेवी, डिफेंस, एयरफोर्स सबका कमांडर है, तो प्रेसिडेंट का की पब्लिक ड्यूटी है कि वो कमांडर है। चाइना बार बार अग्रेशन कर दिखाता है, अग्रेशन दिखाता है, कभी इधर आया जा रहा है, कभी जम्मू एंड कश्मीर में आया जा रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में आया जा रहा है, तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो चाइना के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दे। क्या इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे रिट ऑफ मैंडेमस के अंदर प्रेसिडेंट के खिलाफ? क्या प्रेसिडेंट की पब्लिक ड्यूटी है? कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, नहीं आप उनके खिलाफ नहीं मूव कर सकते हो। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर। आप लेजिस्लेचर से यानी कि पार्लियामेंट से आप ये रिट ऑफ मैंडेमस इशू करके नहीं कह सकते हो कि पार्लियामेंट को रोक दिया जाए। आप कह रहे हो पार्लियामेंट, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट के खिलाफ आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर रहे हो, कोर्ट डिसमिस कर देगा। आप ये कर ही नहीं सकते हो, पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट का जो काम है वो तो करेगा ही ना, फिर एसओपी कहां रह जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर कहां रह जाएगा? फिर उसके बाद किसी भी इंफीरियर या मिनिस्ट्रियल ऑफिस, जैसे कई बार होता है ना, कहीं पे अकाउंटेंसी का कुछ काम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ हेर फेर देखी गई है, जनरली वहां पे रिट ऑफ मैंडेमस नहीं लाया करती। फिर उसके बाद अगर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट है, जैसे कोई प्राइवेट बॉडीज है, प्राइवेट पर्सन जनरली नहीं लाई करता, इसीलिए मैंने आपसे बताया था सरकारी मामलों में रिट ऑफ मैंडेमस ज्यादातर लाई करती है, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। चलिए आगे आ जाइए। अब रिट ऑफ मैंडेमस में ये कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन जिसकी लीगल राइट होनी चाहिए, अदर पार्टी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए है, और पिटिशनर गया है उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के पास
कि भैया मुझे ये लाइसेंस दे दो, या मुझे जस्टिस चाहिए, आप ही मुझे वो जस्टिस दे सकते हो, या मुझे लाइसेंस दे सकते हो, या वो डॉक्यूमेंट आप ही पारित कर सकते हो, आप मना करे जा रहे हो, आप रिफ्यूज करे जा रहे हो, तब रिट ऑफ मैंडेमस लाई करती है। तो रिट ऑफ मैंडेमस विल बी इशूड व्हेन देयर इज अ फेलियर टू परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी, माय डियर फ्रेंड्स। बट ये जो पार्टी है इसको ये दिखाना पड़ेगा कि उसने डिमांड करी थी और उसने रिफ्यूज कर दिया, अदर पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया। दूसरी चीज, टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सम पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द अथॉरिटी, आपकी ड्यूटी आपको वो करना है, इसके लिए रिट ऑफ मैंडेमस इशू करी जा सकती है। फेलियर है, कंपेल करना है। इशूड टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन इट, आपको रोकने के लिए, फ्रॉम एक्टिंग अंडर अ लॉ विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1963 का कोई कानून था जिसको रिसेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, बट उसी कानून के अंदर आप मान के चलिए लोगों को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो, कुछ स्कीम है जो कि इनवैलिड है, उसके अंदर इलेक्टरल बॉन्ड्स अभी भी इशू करे जा रहे हो, इलेक्टरल बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो रिस्ट्रेन करने के लिए अंडर अ लॉ विच हैज बीन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, प्राइवेट राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द रिट ऑफ मैंडेमस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेटिव एज टू वेदर द ड्यूटी इज ऑब्लिगेटरी, क्या ड्यूटी मैंडेटरी है या मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है। मैंडेटरी या डायरेक्टरी इज द स्कीम ऑफ द स्टैट्यूट इन विच द ड्यूटी हैज बीन सेट आउट, क्या यहाँ पे जो स्कीम है, जो लॉ है, स्टैट्यूट है जिसमें वो ड्यूटी आपको परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, उसमें क्लियर करा गया है कि आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है। इवन द ड्यूटी इज नॉट सेट आउट क्लियरली, मान के चलिए उस स्टैट्यूट में क्लियरली नहीं बताया गया है, एंड स्पेसिफिकली इन दिस स्टैट्यूट इट मे बी इम्प्लाइड एज को रिलेटिव टू अ राइट, यहाँ पे माना जाएगा कि हाँ उस पर्सन की राइट है। उसके बाद द हाई कोर्ट में इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस वेयर द पब्लिक अथॉरिटी हैज फेल्ड to exercise or has wrongly exercised the discretion conferred on it by a statute or has exercised such discretion malified or on irrelevant considerations. तो हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है इन सारे ग्राउंड्स पे। मैंडेमस विल नॉट लाई व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, ये कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके लिए मैंने पॉइंटर्स आंसर राइटिंग के लिए लिख दिए, आप चाहें तो उसको देखें वरना हटा भी दीजिएगा। अ रिट ऑफ मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, आई हैव टोल्ड यू, हाउएवर state in collusion with a private individual or private organization is contravening a constitutional provision or statute, writ may be issued। मैंने बताया ना exceptions are there, तो कौन कौन से exceptions हैं ये हम लोग देख लेंगे। Mandamus cannot be granted to enforce an obligation arising out of a contract, मान के चलिए कोई contractual right या कोई contractual duty, कोई ड्यूटी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आ रही है, उसके ऊपर मैंडेमस लाई नहीं। आगे आ जाइए, एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्चरी। पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ ताकि आपको पूरा पिक्चर दोनों रिट्स का क्लियर हो जाए। ये कोर्ट है दोस्तों, दिस इज अ कोर्ट। कोर्ट 1 इज अ सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। कोर्ट 2 इज अ इंफीरियर कोर्ट कह लीजिए, या कोर्ट बिलो द रैंक, बिलो दिस कोर्ट, ठीक है। अब हम ये कोर्ट्स के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। हेबियस कॉर्पस हमने जनरली कोर्ट को पिटिशन फाइल किया है, रिट ऑफ मैंडेमस में ड्यूटी देखी है, यहाँ पे कोर्ट की बात आ रही है। हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोर्ट 2, सारा खेल कोर्ट 2 में चल रहा है, कोर्ट 1 तो यहाँ पे देख रहा है, बस बैठा है मुखिया की तरह चेक करने के लिए। कोर्ट 2 ने करा क्या है, जो कि निचली अदालत है, इसने क्या किया है, इसने एक जजमेंट पास तो नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायल कर रहा है या हियर कर रहा है, कोई मैटर उसके कोर्ट में फाइल किया गया है, ही हैज नॉट पास द जजमेंट, द कोर्ट इज गोइंग टू टेक अ कॉग्निजेंस, उस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। कोई भी मामला ऐसा गया है जिसके पास इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास पावर नहीं उसको डिसाइड करने के लिए, नो पावर, ठीक है, कोर्ट के पास पावर नहीं है। अब ये बात यहाँ पहुंच गई खबर, यहाँ पे एक रिट पिटिशन के लिए फाइल किया गया है सुपीरियर कोर्ट में, ऊपर की अदालत में, कि भाई ये जो कोर्ट है इसके पास पावर नहीं है
और ये मामला सुनने जा रही है, इनके कोर्ट में मामला फाइल किया, केस फाइल किया गया, एविडेंसेस के लिए उन्होंने मांगा है या इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया है, तो भाई ये कोर्ट क्या करेगी, ये कोर्ट यहीं पे रोक लगा देगी, निचली अदालत पे यहीं पे स्टॉपर लगा देगी। वो याद है ना फ्रेज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम यही इसी स्टेज पे इसको प्रिवेंट कर लेंगे। ये इस मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रोक लगा देते हैं, वो पावर जो आपके पास है ही नहीं, आप उसको कैसे डिसाइड करोगे? ये मामला आप जिस कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट को भेजिए, आपके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक, ये बात हो गई प्रोहिबिशन की। उसके बाद मान के चलिए इस कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास कर दिया, कोई जजमेंट पास कर दिया, जिस जजमेंट को पास करने में इसने जो लिमिट थी, जो हद थी, जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको एक्सीड कर दिया, या जो जुरिस्डिक्शन उनको दिया था वो परफॉर्म ही नहीं किया, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो सकता है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जजमेंट पास कर दिया दोस्तों। प्रोहिबिशन में हमने क्या देखा था, पास नहीं किया था, अभी मामला चल रहा था, यहां पे जजमेंट आ गया है दोस्तों। अब ये अदालत क्या करेगी, ये अदालत में मामला गया ऊपर, ये देखिए इन्होंने जजमेंट पास किया, इनके पास पावर तो थी नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये पर्टिकुलर तरीका है हमारे पास सर्शियोररी की रिट इशू करने का। अब ये कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट रिट ऑफ सर्शियोररी इशू करेगा। जनरली सर्शियोररी की रिट में क्या होता है, वो जजमेंट को एंड कर दिया जाता है या उसको क्वॉश कर दिया जाता है, उस जजमेंट को क्वॉश करवा दिया जाता है, एंड करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं थी, जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, आपने कैसे डिसाइड कर दिया मामला। तो ऊपर की अदालत जो है वो पावर रखती है इन दी मैटर्स, इन दी रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शियोररी। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जनरल सेंस में यही इसका मीनिंग निकल के आता है। देखिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, अपनी हद को पार ना करिए, और एक्टिंग कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कई बार नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्ट्रम पार्टम ही नहीं फॉलो किया आपने, दोनों पार्टीज की सुनवाई नहीं करी, उस पार्टी को तो आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी बोलने की। इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट्स टू इंफीरियर कोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग इंफीरियर, फॉर द पर्पस ऑफ, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग इंफीरियर कोर्ट्स फ्रॉम एक्साइजिंग अ जुरिस्डिक्शन। देखिए कॉमन सी बात है, अगर ऊपर की अदालत को यह पता है कि नीचे की अदालत गलत केस में प्रोसीड कर रही है, उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उसको रोक देंगे। ये बोथ केसेस में इशू करा जाता है जब एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जो हद से ज्यादा आप अपनी जो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो, या जहां पे आपको जो पावर दी थी वो आपने परफॉर्म ही नहीं किया। आपको काम दिया गया था कि आप ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सॉल्व करिए, आप प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों? आप समझ रहे हो, ये हो गया। आगे आइए दोस्तों, इट इज बेस्ड ऑन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। द वर्ड प्रोहिबिशन लिटरली मीन्स टू प्रिवेंट, या रोक लगा देना, स्टॉप लगा देना। पर्पस इज टू प्रिवेंट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज फ्रॉम मिसयूज, जैसे ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं इसके अंदर, फ्रॉम मिसयूज ऑफ जुरिस्डिक्शन टू कीप सबऑर्डिनेट्स एंड इंफीरियर कोर्ट्स विद इन दी, अपने हद में रहिएगा, विद इन दी बाउंड्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन। प्रोहिबिशन कब कब इशू होती है देख लीजिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विदाउट जुरिस्डिक्शन, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो गए, अल्ट्रा वायर्स एक्ट के अंदर परफॉर्मेंस कर दिया आपने, प्रेमा फेसाई फेस ऑफ रिकॉर्ड पे दिख रहा है गलत गलत आपने, आप यहाँ प्रोसीड कर रहे हो, आपके पास पावर ही नहीं है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू ग्रांट करी जाती। 1 सेकेंड का समय लूंगी आपका। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से तैयार करनी। आगे आ जाइए। अब देखिए दोस्तों, सर्शियोररी, सर्शियोररी का मतलब होता है इट मींस टू सर्टिफाई, इट मींस टू सर्टिफाई। सुप्रीम ये सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जो है वो इशू करी जाती है। मान के चलिए सुपीरियर कोर्ट्स में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ रहे हैं, ये किसी इंफीरियर कोर्ट या बॉडी को, या क्वासी जुडिशियल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को आप इशू करते हो, एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस,
टू रिमूव अ सूट, मैंने आपको क्या, ये तो जजमेंट एंड कर देंगे, सूट रिमूव कर देंगे फ्रॉम सच इंफीरियर कोर्ट और बॉडी एंड डिसाइड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, क्या ये प्रोसीडिंग्स वैलिड थी या नहीं थी। तो प्रिवेंटिव क्या था, प्रोहिबिशन। क्यूरेटिव, ये क्यूरेटिव है, जो गलती हो गई उसको अब हमें मल्लम पट्टी करनी है, अब चोट लग गई है, हमें तकलीफ ना हो, हमें चोट ना लगे, तो हम बच्चे को वहां पे जाने से रोक देंगे। अब बच्चा चला गया है, वहां चोट खा के आ गया है, तो अब हम उसके ऊपर इलाज करेंगे। नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना मना कर रहे थे, प्रिवेंशन था अभी तक की, चला गया चोट खा के आ गया है, तो अब हम उसका क्योर करेंगे। उसी तरह से सर्शरी में चला गया है और अब नुकसान हो गया, तो वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जहां पे आपके पास या तो जुरिस्डिक्शन था परफॉर्म ही नहीं किया, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि अपनी हद से ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर दिया, जहां पे कोई एरर ऑफ लॉ है जो कि सामने सामने रिकॉर्ड में दिख रहा है, बट यहाँ पे एरर ऑफ फैक्ट नहीं आता है दोस्तों, एरर ऑफ लॉ हम यहाँ पे सर्शरी में काउंट करते हैं। When there is violation of any procedures regard to principles of natural justice। आगे आइए, ये देखिए, writ lies on judicial bodies, it can be availed of only to remove or to adjudicate upon the validity of judicial acts। judicial acts के अंदर क्या क्या आता है, अगर कोई क्वासाइड टाइप ऑफ जुडिशियल, सिमिलर टाइप ऑफ जुडिशियल नेचर के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज करती हैं, या कोई अथॉरिटीज या पर्सन्स जो ऐसे फंक्शंस करते हैं जो मिनिस्ट्रियल नहीं होते हैं या कैलकुलेटिव नहीं होते, अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं होते हैं, जुडिशियल होते हैं, काइंड ऑफ जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल, किसके खिलाफ नहीं होती है, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ रिट ऑफ सर्शरी जनरली इशू नहीं करी जाती है। आगे आइए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल बॉडी की जो बात करी गई है, द रिट ऑफ सर्शरी लाइज अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटीज, इट इज इशूड ओनली, तभी इशू होती है जब एक्ट जो इंफीरियर बॉडी ने अथॉरिटी ने किया है जुडिशियल करा है ना। जुडिशरी क्या करती है, जब जस्टिस कर रहे हो, जब आप न्याय कर रहे हो, जब आप कोई जजमेंट पास कर रहे हो, ऑर्डर पास कर रहे हो, जिसके अंदर क्वासाई जुडिशियल एक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। द रिट लाइज अगेंस्ट अ बॉडी और अथॉरिटी हैविंग द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, जजमेंट्स पास करना। सर्शरी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि आर्बिट्री एक्शंस जो होते हैं, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करती है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के बारे में पढ़ते हो, उसको भी देख लीजिएगा जरूर से एक बार। तो अगर कोई आर्बिट्री एक्शन किया जा रहा है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, रेलेवेंट लॉ डज नॉट ले डाउन एनी क्वासाई जुडिशियल ऑब्लिगेशन। देयरफॉर रिसेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कोप को बहुत ज्यादा वाइड किया सर्शरी को, और इनके ऊपर भी अप्लाई किया है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, क्योंकि कोई लॉ तो है नहीं जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो भाई आप भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगे, और इसलिए होगे ताकि फेयर प्ले हो, जस्टिस हो, न्याय हो, और अगर आप नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो रहे हो तो हम आपके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। आगे आइए, अब दोस्तों ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है आपके रिट ऑफ सर्शरी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बीच में डिफरेंस का, तो ये एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रिट ऑफ सर्शरी इज इशूड बाय हायर कोर्ट्स टू रिकंसिडर लोअर कोर्ट्स डिसीजंस। रिट ऑफ प्रोहिबिशन बाय हायर कोर्ट टू प्रिवेंट और स्टॉप, रोक देना। It is issued after they have declared their judgments, before the judgments have been declared. Certiorari is employed more as a preventive measure, quashing a judgment previously rendered. Writ of prohibition is intended to prevent rather than cure. तो preventive measure से ज़्यादा ये curative होता है. It means to be certified, forbid of prevent. ये prevential भी होती है और remedial भी होती है, curative भी होती है. ये preventive nature की होती है. It is preventive and cure as well. It can prevent the lower authority from proceeding further. ये later stage होती है, earlier stage, starting stage पे होता है. It is a review of a case tried in a lower court. It prohibits the lower court from issuing a decision. इसमें quashing होती है generally, इसमें prevent होते हैं कि judgment pass न किया जाए. अब आपको एक और रिट हमारी बच रही है और वो है रिट ऑफ को वारंटो. तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको ये पता चल गया कि यूपी जुडिशरी में आपका कोई दोस्त था जिसने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन आज वो जज बना हुआ है. ऐसा कैसे हुआ? उसकी पोस्टिंग 2016 वाली वैकेंसी में ही हुई थी या 2018 वाली वैकेंसी में हुई थी, बट भाई उसने एग्ज़ाम तो क्रैक करा नहीं था, उसका रोल नंबर तो था नहीं उसमें, फिर उसको वो सीट कैसे मिली? आपको करप्शन का कुछ हिंट हो रहा है और वो आज को जज बना बैठा है. या फॉर एग्जाम्पल जज को हटा दीजिए, या कोई डिपार्टमेंट में किसी और पीएससी लेवल पे, किसी और एसएससी लेवल पे वो कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है या कोई जॉब में है वो,
सो को वारंटो का मतलब क्या होता है, जब रिट ऑफ को वारंटो आप कोर्ट से डिमांड करोगे, कोर्ट जब उसको इशू करेगा तो उससे उस पर्टिकुलर पर्सन से जो कोई जॉब होल्ड करके रखा हुआ है उसे पूछा जाएगा, ऑफिस होल्ड करा हुआ है, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, आप बताओ कि इस जॉब पे, इस गद्दी पे आपका किस तरह से हकदारी, आप कैसे इसके हकदार हो। इसमें ऑब्जेक्ट ये होता है, इट इज टू प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड एन ऑफिस जो आप लीगली एंटाइटल्ड ही नहीं हो। और अगर इंक्वायरी होगी, जैसे मैं गई हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ, मुझे पता है कि उसने फ्रॉडली करप्शन करके उसने वो गद्दी हासिल करी है, मैं गई, तो अगर मैं कोर्ट में मैंने इंक्वायरी बिठवाई और कोर्ट में इंक्वायरी हुई और ये प्रूव हो गया दैट द होल्डर ऑफ ऑफिस हैज नो वैलिड टाइटल, कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है प्रिवेंटिंग द होल्डर टू कंटिन्यू, उससे कहेगा कि भाई अब आप आगे से इसको आप आज से आपको बर्खास्त किया जाता है। और ये भी डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर मैं उसके बाद, मेरा रोल नंबर था और मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया इस वजह से, उसके मिलने की वजह से मुझे नहीं मिला, तो मैं डिजर्विंग हूँ कोर्ट की नज़र में, तो मुझे भी बिठा सकता है उस जॉब पे कोर्ट। को वारंटो की रिट ये कहती है जनरली। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स हैं, याद रखिएगा। पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस सब्सटैंटिव कैरेक्टर का होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन नेचर होना चाहिए। इट इज देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल टू मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हु होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द मास्टर। आप वैसे भी मास्टर के प्लेजर पे हो तो उन जॉब्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जो रिस्पोंडेंट है, ही मस्ट नॉट बी लीगली क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस और रिमेन इन द ऑफिस। मान के चलिए आपके रिटायरमेंट एज 62 है और आपने छुपा के रखा हुआ है, आपके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी लीगल एज बताई हुई है और रिटायरमेंट 62 पे है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप 63, 65, 70 तक की होल्ड करके रखे हुए हैं, तो हम ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं, ये प्ली फाइल कर सकते हैं कोर्ट रिट ऑफ को वारंटो के लिए। कोर्ट देखेगा, इसको इंक्वायर करेगा, अकॉर्डिंगली डिसीजन पास कर देगा। तो ये 5 तरीके के रिट्स थे जो मैंने आपको बताई। मेंस का क्वेश्चन आपके लिए ये है, अ डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज मीनिंगलेस अनलेस देयर इज एन इफेक्टिव जुडिशियल रेमेडी फॉर देयर एनफोर्समेंट। कमेंट व्हाट आर द जुडिशियल रेमेडीज व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। तो जनरली आपको बस बताना है, इसमें 5 तरीके की प्यारी ब्यूटीफुल रिट्स हैं, है ना। हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। इन दोनों को एक साथ पढ़ना, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग। यहाँ पे आईडी होता है, इलीगल डिटेंशन, यहाँ पे पीडी और पीआर, पब्लिक ड्यूटी पब्लिक राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली हम क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पे हम रोक देते हैं, रुकावट आती है, और यहाँ पे बाय व्हाट अथॉरिटी, हाउ, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। बस इतना ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इससे ज्यादा या इससे कम भी अच्छा नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, नोट्स आपको लगातार मिल रहे होंगे। इनकेस नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइएगा, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइएगा, हम आपके लिए हैं। और बस पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, कल के लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। और नए साल पे आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार सहित। और आगे बढ़िए लाइफ में, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कुछ गोल सेट कर लीजिए। हालांकि गोल्स कभी कंप्लीट हो नहीं पाते हैं, बट अपना तो काम है ही है कुछ ना कुछ गोल सेट करना, ठीक है। चलिए, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।